Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum students of class 8th. Today we are going to solve the questions and answers exercise of unit 2. The title of the unit is The Strange Voyage of Sindbad. In the previous video we had studied the lesson, we had read it and I had translated it for you, and we had also learned the words meaning. So let's begin with the questions and answers. The first question is, write the character sketch of Sindbad. कैरेक्टर स्केच लिखना है आपने सिंदबाद का। बेटा सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कैरेक्टर स्केच क्या होता है। कैरेक्टर स्केच वो सारी खसूसियात होती हैं जो कोई भी राइटर अपने किसी भी कैरेक्टर को देखता है। कोई भी कहानी उठा के देखिए, उसमें 2-3 कैरेक्टर जरूर होते हैं या कम से कम एक कैरेक्टर जरूर होता है। कैरेक्टर का मतलब है वो मरकजी किरदार जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जैसे सिंदबाद द सेलर में एक किरदार सिंदबाद का है, एक उस बर्ड का है, बड़ी सी बर्ड जो है, फिर कुछ मर्चेंट्स हैं, फिर सरपेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किरदार हैं और जो खसूसियात हमें कहानी पढ़ने के बाद पता चलती हैं उस कैरेक्टर के बारे में, वो कहलाती हैं कैरेक्टर स्केच। सारी खसूसियात तो जाहिर है आप नहीं लिख सकते हो, मगर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट खसूसियात जो होती हैं वो आप लिखते हो। तो सिंदबाद का कैरेक्टर स्केच किस तरह हम लिखेंगे। सिंदबाद इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द स्टोरी। ही इज अ पर्सन हु सीम्स टू बी अशेम्ड ऑफ हिज केयरलेस एटीट्यूड इन हिज यंग एज। सिंदबाद इस कहानी में एक ख्याली किरदार है और वो एक ऐसा इंसान है जो इस बात पर शर्मिंदा महसूस होता है कि उसने लापरवाह रवैया अपनाया अपनी नौजवानी के दिनों में और अपने वालिद की दी हुई सारी वरासत की दौलत जाया कर दी। He had wasted all the money he had inherited from his father. उसने वो सारी दौलत, सारी वरासत जाया कर दी जो उसको उससे अपने वालिद से मिली थी। At the same time he was an intelligent but man who learned the tricks of trade and knew how to earn money. मगर इसके साथ साथ उसी वक्त में, अगरचे कि वो एक लापरवाह इंसान था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक ज़हीन इंसान भी था। किस तरह से कि उसने बिजनेस की ट्रिक्स सीख ली, ठीक है। ट्रिक्स ऑफ ट्रेड का मतलब है बिजनेस के गुर, जो उसके खास कुछ किसी भी फन के जो गुर होते हैं जिसकी वजह से उस फन में कामयाबी मिलती है। तो उसने वो सीख लिए और उसने ये समझ लिया कि उसने किस तरह से पैसा कमाना है। तो ये चीज उसकी जहानत के बारे में हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सिंदबाद ऑक्शन ऑल हिज हाउस होल्ड गुड्स। इस सिंदबाद ने अपने घर की तमाम चीजों को नीलाम क्यों कर दिया। ऑक्शन क्या होता है? नीलामी। और ये लेसन के दौरान भी मैंने आपको बताया था, ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम करना, बेच देना। Sindbad had wasted all his inherited wealth because of his carelessness. He wanted to start a business and for that he needed money. सिंदबाद ने अपनी तमाम दौलत जाया कर दी थी और लापरवाही की वजह से अब वो बिल्कुल खाली हाथ था। अब उसने सोचा कि पैसा कमाने के लिए उसे बिजनेस करने की जरूरत है, तो फिर क्या किया जाए। So he sold his household goods to buy the merchandise goods. तो उसने घर का तमाम सामान, हाउसहोल्ड गुड्स क्या होगा? घर का तमाम सामान, जैसे कोई फर्नीचर, कोई कालीन, कोई पर्दे, ये सब चीजें घर का सामान हाउस होल्ड गुड्स कहलाती हैं। और मर्चेंडाइज गुड्स का क्या मतलब है? मर्चेंडाइज गुड्स हैं तजारती सामान, ठीक है। गुड्स का मतलब यहाँ पर अच्छाई नहीं है, बल्कि जब ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, GOODS, ये आखिर में S आ जाए तो इसका मतलब होता है सामान। मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब है तजारती सामान। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ही स्पेंड नाइट इन अ लिटिल केव। उसने एक छोटे से गार में रात क्यों गुजारी। तो बच्चों ये तब की बात हो रही है जब वो वैली में अकेला रह गया था और उसके सारे साथी ताजिर चले गए थे और उसने देखा था कि वहां पे बहुत सारे जहरीले सांप हैं। देयर वर मेनी पॉइजनस सर्पेंट्स इन द वैली। वैली में यानी वादी में बहुत सारे जहरीले सांप थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम देम ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन द स्मॉल केव हाइडिंग बिहाइंड द रॉक्स। अपने आप को उन सांपों से महफूज रखने के लिए उसके लिए जरूरी था कि वो रात एक छोटे से गार में गुजारे, और उस गार में रह के उसने उस गार का मुंह कैसे बंद किया था? बाय हाइडिंग बिहाइंड द रॉक्स। सामने पत्थर रखे थे, छोटी छोटी चट्टाने रखी थी ताकि सांप अंदर ना आ सके, और वो उसमें छुप के उसने रात गुजारी। आइडेंटिफाई द स्पीकर और नैरेटर ऑफ द स्टोरी द स्ट्रेंज वॉयज ऑफ सिंदबाद। ये कहानी किसने सुनाई है? नैरेटर कहते हैं कहानी सुनाने वाले को, नैरेटर,
ٹھیک ہے. اور نیریشن کا مطلب ہے کہانی سنانے کا عمل. تو یہ کہانی کس نے سنائی ہے یا اس میں اسپیکر کون ہے, سنانے والا, بتانے والا کون ہے. The story The Strange Voyage of Sindbad is narrated in the first person pronoun. بیٹا اگر آپ سٹوری کو کھول کے دیکھو تو اس کی پہلی ہی لائن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹوری سندباد یعنی آئے کر کے خود سنا رہا ہے. فرسٹ پرسن پروناؤن, آئے کے ساتھ سنا رہا ہے. میں وہاں پر گیا, میں نے ایسا کیا, میں نے تجارتی سامان خریدا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سندباد خود ہی ہمیں سٹوری سنا رہا ہے. فرسٹ پرسن پروناؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئے. ٹھیک ہے, آئے کو فرسٹ پرسن پروناؤن کہتے ہیں. This means that the narrator has used the pronoun I for himself. Thus, Sindbad himself is telling us the story. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی سنانے والا سندباد خود ہی ہے اور سندباد ہی ہمیں کہانی سنا رہا ہے. What is the theme and setting of the story? اس سٹوری کی تھیم اور سیٹنگ کیا ہے, اس کا مرکزی خیال کیا ہے, اور یہ سیٹنگ کہتے ہیں کس جگہ پر ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تھیم کا مطلب ہوتا ہے مرکزی خیال, سیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہاں پر ہوئی. آخر زمین پہ ہوئی, کہیں چاند ستاروں کی کہانی ہے, کسی جنگل کی کہانی ہے, کسی شہر کی کہانی ہے, کسی گاؤں کے علاقے میں ہوئی, کسی ایسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں سائنس فکشن کی جو مریخ پر ہوئیں. ٹھیک ہے, مریخ پر ان کی سیٹنگ ہے, تو اس کی سیٹنگ کہاں کی ہے. This story is about the adventures of Sindbad the sailor. He makes use of his intelligence and bravery to get out of the financial crisis and saves his life from his enemies. یہ کہانی سندباد کے ایڈونچرز کے بارے میں ہے, مہم جوئی یعنی مہمات کے بارے میں ہے, مشکل سفروں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, مختلف ایڈونچرز ہیں. یہ تو ایک سفر آپ کو بتایا نا, اس کے علاوہ بھی اس بک میں بہت سارے اور سفر بھی ہیں سندباد کے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اچھی بکس ضرور پڑھیں. سندباد کی سندباد دا سیلر کے نام سے کہانیاں انگلش میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور آپ کی عمر کے بچوں کے لیے بھی مل جاتی ہیں, وہ ضرور خریدیے اور پڑھیے. He makes use of his intelligence. وہ اپنی ذہانت کا استعمال کرتا ہے اور بہادری کا استعمال کرتا ہے. کس طرح سے؟ فائنینشیل کرائسس. فائنینشیل کرائسس کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے مالی بحران. مطلب جب کوئی انسان اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو جس طرح کے حالات سے سندباد گزر رہا تھا, اس کے پاس بالکل مال و متاع نہیں تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اس مشکل سے نکلوں اور کیسے پیسہ کمانا شروع کروں, تو اس کو کہیں گے فائنینشیل کرائسس. اور اس نے اپنی زندگی اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے بہادری اور ذہانت کا استعمال کیا. اس کہانی میں اس کے دشمن کون تھے؟ جی, سب سے پہلے تو اس کے سرپنٹس, وہ جو اس کے آس پاس ویلی میں سانپ تھے, سرپنٹس تھے, سنیکس تھے, وہ اس کے دشمن تھے. The story starts in Sindbad's homeland. اب سیٹنگ کے بارے میں بتائیں. یہ پہلی دو لائنیں تو ہمیں تھیم کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ یہ تھیم کیا ہے اس سٹوری کی. اب سیٹنگ کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ کہانی شروع کہاں پہ ہوتی ہے؟ سندباد کے اپنے گھر میں شروع ہوتی ہے. لیکن then he leaves with a group of merchants and is stuck in a valley. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, اپنے مرچنٹس کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, گروپ آف مرچنٹس کے ساتھ جاتا ہے اور پھر اس وادی میں پھنس جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کور ہو گئیں. پہلی دو لائنیں ہمیں تھیم کے بارے میں بتا رہی ہیں اور تیسری لائن ہمیں اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتا رہی ہے. Who threw the large pieces of raw meat on the diamond and why? کس نے بڑے بڑے پیس پھینکے, گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینکے ان کے اوپر, ہیروں کے اوپر. The merchants threw the large pieces of raw meat in the valley and the purpose was to get the precious diamonds which got stuck with the pieces of meat. یہ تاجر حضرات تھے جن کو پتا تھا کہ اس وادی میں بہت سارے ہیرے ہیں. انہوں نے ان ہیروں کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ یہ سوچا تھا کہ وہ وہاں پر بڑے بڑے ٹکڑے پھینکتے تھے میٹ کے, گوشت کے, اور ان گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ وہ ہیرے چمٹ چاہتے تھے اور پھر گوشت کھانے کے لیے قدرتی طور پر وہ بڑی سی برڈ آتی تھی, وہ ان ہیروں کو اٹھا کر, ان گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جاتی تھی اور اس وقت مرچنٹ حضرات آتے تھے, شور مچاتے تھے اور اس برڈ کو بھگا دیتے تھے اور ہیرے اٹھا لیتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے ہیرے چننے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا.
Pick out at least 3 transitional devices from the text. सबसे पहले बेटा आपको बताऊं कि ट्रांजिशनल डिवाइस क्या होते हैं. ट्रांजिशनल डिवाइस आर वर्ड्स और phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. ट्रांजिशनल डिवाइसेस इंग्लिश में वो अल्फाज या फ्रेजेस होते हैं जो कि एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ जाने में, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाने में, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाने में मदद करते हैं. मतलब हम जब कोई नया ख्याल शुरू करते हैं, नया ख्याल बताने लगते हैं, तो हम कोई ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह अक्सर पैराग्राफ के शुरू में भी ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल होते हैं. अभी आप उनकी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. इन एडिशन टू, likewise, moreover, similarly, furthermore, additionally, of course, but, on the other hand, on the contrary, at the same time, however, rather, nevertheless and nonetheless. ये मुख्तलिफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं. ट्रांजिशनल डिवाइसेस पर हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे और वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. अभी इस एक्सरसाइज के दौरान उनको पूरी तफसील में समझाना मुमकिन नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो. लेकिन मुख्तसरन आपको ये बता दिया कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस तरह के अल्फाज होते हैं जो हम जुमलों के बीच में इस्तेमाल करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ा जाए और एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ जाया जाए. ये आपको टेक्स्ट में से दिखाया है. ऑल डे लॉन्ग आई वेंडर्ड अप एंड डाउन द वैली. अब ये ऑल डे लॉन्ग इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस. ठीक है, ये क्या बता रहा है? सारा दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन मैं वैली में इधर उधर फिरता रहा. तो ये ऑल डे लॉन्ग इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस. मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है. अच्छा जी, अगला है एट लास्ट आई सैट डाउन अपॉन अ रॉक. अब ये पहली सिचुएशन की बात करते करते जब राइटर ने कहा कि अब मैं ये बताऊं कि थक हार के मैं बैठ गया, किसी रॉक पे बैठ गया, तो उसने ये ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल किया, एट लास्ट, आखिरकार. ठीक है, ये एट लास्ट का लफ्ज जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइस है. एज सुन एज द डॉन अपीयर्ड, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, द डॉन अपीयर्ड, द बर्ड रोज इनटू द एयर कैरिंग मी अप एंड अप. जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, बर्ड उठी, बर्ड जागी और उसने हवा में उसको उठा लिया. ठीक है, वो जो खुद सिंदबाद अपने बारे में बता रहा है. लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि एज सुन एज, ये जो जुमले के शुरू में है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस है. बेटा आपने ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है ये आपने अपनी कॉपी में लिखनी है. कॉपी में लिखने का फायदा ये होता है बेटा कि एक दफा आपके पेन से वो चीज गुजर जाती है तो दिमाग में नक्श हो जाती है और फिर समझना आसान होता है. इसी तरह ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और कोशिश किया कीजिए इनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करें. जब आप कोई एस्से लिखते हैं, जब कोई आप पैराग्राफ लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल करने से आपकी राइटिंग के अंदाज में खूबसूरती आ जाती है और मैच्योर अंदाज लगता है, अच्छा अंदाज लगता है. आमतौर पर स्टोरी राइटर्स, नॉवेलिस्ट्स बहुत सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं और ये आपके टेक्स्ट को एक कोहेजन देते हैं. कोहेजन का मतलब आप इसमें जोड़ देते हैं. जैसे सिलाई की हुई चीज होती है, सीमलेस टेक्स्ट होता है, उसमें कहीं पर जोड़ नजर नहीं आता, वो आपस में खूबसूरती से मिला हुआ होता है. ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी कॉपीज पे अच्छी तरह से लिखिए, राइटिंग का ख्याल कीजिए, स्पेलिंग्स का ख्याल कीजिए और ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी अपनी कॉपी में लिखिए.